उत्तराखंड के जोशीमठ में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर के फटने की वजह से धौली गंगा नदी में विकराल बाढ़ आ गई। इस हादसे में एक जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे करीब 170 श्रमिक लापता हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार 11 लोगों के मारे जाने की खबर है और लगभग 203 लोगों की कोई जानकारी नहीं है। ग्लेशियर फटने से मची तबाही से कई पावर प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ा है। भारतीय सेनाओं समेत कई दल राहत कार्यों में जुटे हैं। बीती रात भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। यह भी बताया जा रहा है कि तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्लांट पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि धौली गंगा और ऋषि गंगा नदी पर बने डैम पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। यह क्षेत्र राजधानी देहरादून से करीब 280 किलोमीटर दूर है। तपोवन के पास मलारी घाटी की शुरुआत में बने 2 पुल भी नष्ट हो चुके हैं। घाटी में निर्माण कार्य और स्थानीय लोग बुरी तरह इससे प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की ओर से बीती शाम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई। हादसे के बाद चारों ओर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। एनटीपीसी अधिकारियों ने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 520 मेगावाट का तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी था। इसकी लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए है। साइट पर काम कर रहे करीब 170 श्रमिक लापता हैं। उनकी तलाश में अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, थल सेना, वायुसेना समेत कई बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हैं। सुरंग में फंसे कई मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेकर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बाढ़ के रास्ते में आने वाले मकान बह गए। निचले हिस्सों में मानव बस्तियों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। कई गांव खाली करा लिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रविवार शाम तक यह मान लिया गया था कि निचले क्षेत्र सुरक्षित हैं और केंद्रीय जल आयोग ने कहा कि समीप के गांव को खतरा नहीं है। लेकिन धौली गंगा नदी का जलस्तर रविवार की रात एक बार फिर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ जाने के चलते अधिकारियों को एक परियोजना क्षेत्र में जारी राहत एवं बचाव कार्य को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। आखिर यह हादसा हुआ कैसे? हादसे के कारण को लेकर फिलहाल जांच चल रही है, इसलिए हादसे की कोई ठोस वजह हमारे सामने नहीं है। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि इस हादसे की वजह इस बार सर्दियों में कम बर्फबारी है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में उत्तराखंड के जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के वैज्ञानिक संदीपन मुखर्जी का कहना है कि इस बार कुछ असामान्य हुआ है। मुखर्जी के मुताबिक सर्दियों में बारिश और बर्फबारी ग्लेशियरों को रोके रखती है, लेकिन इस साल ऊंचाइयों पर कम बर्फबारी हुई। हो सकता है कि यह उनमें से एक कारण हो सकता है जिससे यह घटना हुई हो। वहीं दूसरी ओर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाते हुए इसे आपदा का कारण बताया जा रहा है। साल 2019 में चमोली के रेनी गांव के कुंदन सिंह ने इस सिलसिले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में पिटीशन यानी याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कोर्ट में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट से नदी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात कही गई थी। उत्तराखंड में आई इस प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के प्रति दुनिया भर के नेताओं ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की और जरूरत पड़ने पर मदद का आश्वासन भी दिया। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन समेत कई देशों के वैश्विक नेता शामिल रहे। उत्तराखंड में आई यह आपदा पहली आपदा नहीं है। इससे पहले साल 2013 में भी उत्तराखंड ने प्राकृतिक आपदा की त्रासदी झेली है। 16-17 जून 2013 को बादल फटने और इसके बाद ग्लेशियर टूटने से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में भारी तबाही मची थी। उस आपदा में 4400 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हो गए। 4200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। इनमें 991 स्थानीय लोगों की अलग अलग जगह मौत हुई थी। आपदाएं आकर चली जाती हैं, मगर उनके पीछे बहुत कुछ छूट जाता है। तबाही से हुए सारे नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाती। इस पूरे मामले पर हमने पत्रकार कबीर जी से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या इस घटना को रोका जा सकता था और ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हमें भविष्य के लिए क्या चेतावनी देती हैं। एग्जैक्टली क्या कारण है वो तो अभी बहुत क्लियर नहीं है। उसमें तो अभी वक्त लगेगा ये समझने में कि एग्जैक्टली क्या हुआ।
पर जितना समझ में आ रहा है, जितनी सूचना अभी वहां से आ रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि एक ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूट के गिरा। अब वो किस कारण से टूटा, फरवरी के महीने में कैसे बर्फ पिघली, ये सब अभी पता नहीं है। पर इसमें यह जरूर है कि जो भी हुआ, चाहे वो ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा हो या वहां पर ग्लेशियर लेक बन गया हो, जो ग्लेशियर के स्नाउट पे लेक बन जाते हैं, और उसमें पानी ज्यादा होने की वजह से लैंडस्लाइड भी हुई, पत्थर भी गिरे, उस वजह से वो बह के नीचे आया। तो अब ये फरवरी के महीने में इस तरह की घटना होना काफी खतरे की बात है। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। तो इसमें सीधे सीधे बात क्लाइमेट चेंज की है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि तापमान बढ़ते जा रहे हैं और हमने देखा है कि हिमालय में तापमान बाकी जगहों से ज्यादा बढ़े हैं, और क्योंकि उत्तराखंड खासतौर पे, पूरा हिमालय ही, वेस्टर्न हिमालय काफी फ्रेजाइल है, बढ़ता हुआ पहाड़ है, अभी बन ही रहा है, वो पहाड़ हर साल बढ़ता है, तो वो स्टेबल नहीं है। तो पहला कारण तो इसमें यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हादसा हुआ, कि जो भी हुआ। और क्लाइमेट चेंज, याद दिलाना जरूरी है कि मैन मेड क्लाइमेट चेंज है, ये कोई नेचुरल डिजास्टर उस तरह से नहीं है, क्योंकि एमिशंस जो इंसानों ने करे प्रगति के लिए, उस वजह से ये ग्लोबल एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चेंज हुआ है और डिस्टेबलाइज हुआ है एनवायरनमेंट। तो ये भी मैन मेड है। तो पहला जो इसका सोर्स है प्रॉब्लम का, वो क्लाइमेट चेंज से शुरू हुआ। अब वो एग्जैक्टली क्या है वो अभी पता नहीं है। दूसरा यह है कि क्योंकि इतने सारे हमने बांध और इतना विकास उत्तराखंड के उन पहाड़ी इलाकों में, अब ये 2000-2500 मीटर से भी ऊपर का इलाका है, काफी खतरनाक पहाड़ भी, हम वहां पर हमने पेड़ काटे हैं, वहां हमने विस्फोट करके बांध बनाए हैं और टनल बनाए हैं वहां पर। तो वो बहुत फ्रेजाइल हो गया है। तो जरा सा भी कुछ भी वहां पर होता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो जो जान माल का जो नुकसान होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि वहां पर ये वाले स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा बन गए हैं। तो डैम्स के लिए खास तौर पे वहां पर बहुत टाइम से इतनी सरकारी कमिटियों की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि इस क्षेत्र में बांध नहीं बनने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, लेकिन सरकार ने वो सारी रिपोर्ट्स को दरकिनार करते हुए, सारी एक्सपर्ट्स की सलाह को ना सुन के भी वहां पर बांध बनने का कार्य और सड़क बनने का कार्य चलता रहा निरंतर। तो इस वजह से वो खतरा बढ़ जाता है। एक तो खतरा इस वजह से बढ़ता है, हर साल बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और दूसरा उससे जो उसका जो असर होता है वो हम उसका नुकसान सब जितना हो सकता है उससे ज्यादा ही हम कर लेते हैं, क्योंकि इतना हमने वहां पर बांध बना दिए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कल के वीडियोस में कि वो बांध पूरी तरह टूट के वो गिर गया, और जो जिन वर्कर्स की जान गई है और जो अभी फंसे हुए हैं जिनका पता नहीं है, वो सब वहीं काम कर रहे थे बांध पे ही। तो ये मतलब ये खामियाजा इनको ही भुगतना पड़ता है, वर्कर्स को अक्सर, जिनके चेहरे तक अखबारों में नहीं आते, उनके नाम भी अखबारों में नहीं छपते। तो जैसे ही कल कोई कह रहा था कि बम्बई में या साउथ दिल्ली में अगर एक भी इंसान की मौत हो जाए या चोट भी लग जाए तो वो खबर बन जाती है, नाम के साथ खबर छपती है। पर गरीब आदमी को काफी बड़ी संख्या में मरना पड़ता है तभी वो खबर बनती है, जैसे कि ये हुआ 2013 में केदारनाथ वाला डिजास्टर था, वो हुआ। तो कई तरह की समस्या इसमें इन्वॉल्व है। इससे पहले कई सारी घटना हो चुकी है उत्तराखंड में। अगर सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ लगभग हर साल ही छोटी मोटी घटना तो होती हैं। और 2013 का वो खतरनाक वो जो मंजर है वो हमें सबको याद ही होगा कि वो 2013 में जो करीब 5000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई केदारनाथ वाले फ्लड्स में, तो वो भी क्लाइमेट चेंज से ही लिंक्ड था। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो हुआ, और उसके फिर वहां पर जिस तरह से केदारनाथ में हैफेजर्ड विकास हुआ था, होटल बने, दुकानें बनी, कि आपने पहाड़ के ऊपर ही जो कैशमेंट एरिया छोड़ना चाहिए नदी का उस पर ही बना दिए। तो वो पूरे उत्तराखंड में उस तरह से हुआ है। तो वो पूरा का पूरा ही वो क्षेत्र फ्रेजाइल है बहुत ज्यादा, और ऐसी घटनाएं वहां होती रहेंगी। और आश्चर्य की बात यह है कि कई सरकारें, मतलब सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, इससे पहले भी जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया। कोई भी सरकार इस चीज को सीरियसली नहीं लेती। अब ये बांध बनाने की और सड़कें बनाने की एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है उत्तराखंड में, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कंपनियां, चाहे वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, कि वो उनके आगे जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं उनकी ताकत बहुत कम होती है।
ये बड़ी कंपनियों के आगे। तो वो मूवमेंट्स भी उत्तराखंड में तो इतिहास रहा है चिपको मूवमेंट का, लेकिन अब काफ़ी साल से वो उस तरह के लोकल मूवमेंट्स वहाँ उतने मजबूत नहीं रहे हैं, जैसे पहले हुआ करते थे। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी वहाँ की बदली है और कंपनियों ने ही बदली है और कई तरह की उसमें चीज़ें हुई हैं। तो उस वजह से जो स्टेप्स लेने चाहिए सरकार को, वो स्टेप्स सरकार ने नहीं लिए। और ये इसमें ये नहीं है कि एक्सपर्ट्स ने बताया नहीं है कि या इंतज़ार कर रहे थे कि इस तरह की घटना हो। कई सारी रिपोर्ट्स हैं सरकारी कमिटीज़ की, जिसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो सरकारों ने मानी नहीं है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चार धाम हाईवे जो परियोजना जो उत्तराखंड में ही बन रही है, वो 900 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है, सड़कें चौड़ी करने का और नई वो चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए। अब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तक नहीं हुआ है उस प्रोजेक्ट का। आप देख लीजिए उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने ये कह दिया कि ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। अब वो कागज़ पे सरकार ने दिखा दिया कि ये छोटे प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी का गठन किया साइंटिस्ट रवि चोपड़ा की चेयरपर्सनशिप में। और रवि चोपड़ा से हमने द वायर नहीं इंटरव्यू करा था, तो उन्होंने ये बताया था कि वो उनको काम ही नहीं करने दिया गया। जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी वो नहीं दी गई और वो सरकार ने उस कमिटी में जो सरकारी अफ़सर थे उन्होंने एक अलग रिपोर्ट दे दी। और मतलब उसमें मेन जो डिफ़रेंस है वो ये है कि सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए, इस पे विवाद है। सड़क ज़्यादा चौड़ी होगी तो ज़्यादा पहाड़ कटेगा, ज़्यादा खतरा बनेगा। तो रवि चोपड़ा ने कहा, उन्हें पहले भी बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कि सड़क उतनी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, कम चौड़ी होनी चाहिए जिससे खतरा कम हो। खतरा तो तब भी रहेगा, लेकिन उसको ओवररूल किया एक तरह से बाकी मेंबर्स ने। तो ये बहुत सारे तरह के इस तरह के उदाहरण हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे डैम के प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन पेपर हैं और बनने हैं अभी। तो ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ने सीख ली है 2013 के हादसे के बाद भी, और जिस तरह चल रहा है ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि इस हादसे के बाद भी सरकार कुछ कदम उठाएगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।